Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to Sleepy Classes. First of all, 3 लेक्चर आपके नहीं हो पाए and I'm very sorry for that. I was down with fever, right? So जैसे ही थोड़ा सा रिकवरी मोड ऑन हुआ, I'm back and we'll be taking up lectures. So आज 1 September 2025 के करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू सोर्स की जब मैं बात करूँ तो द हिंदू ही है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. कॉन्टेक्स्ट अगर कुछ हुआ न्यूज़ का या कुछ नई न्यूज़ होती है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आंसर को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो. देन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियाज फेडरल डिज़ाइन. तो यहाँ पे आपको पहला आर्टिकल जो दिखाई दे रहा है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू JNK. ठीक है, कि JNK की जो स्टेटहुड है वापस से वो रिस्टोर करने की बात की जा रही है. ठीक है, सो अब वो स्टेटहुड के लिए रिपीटेडली जो अब आ रही है केस लॉज आ रहे हैं. एवन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो एक स्पेसिफिक केस लॉ को ट्राई करते हुए, केस लॉ का नाम क्या है, जहूर अहमद भट्ट वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि JNK की जो स्टेटहुड है उसे वापस रीइंस्टेट कर लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट हैज मोर पावर. क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है. ठीक है, बट जैसे ही ये स्टेटहुड वापस से रिस्टोर होकर JNK वापस से फुल फ्लेजेड तरीके से एक स्टेट की तरह ऑपरेट करना शुरू करेगी तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जो एक्चुअल में पावर होनी चाहिए या दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फेडरल स्ट्रक्चर के द्वारा, फेडरलिज्म के द्वारा, वो वापस से रीइंस्टेट की जा सकती है ना. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम वापस डायरेक्ट तो नहीं कर सकते स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट हाँ हम कुछ चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ज़रूर बता सकते हैं आपको. तो इस न्यूज़ के अंदर आपको स्पेसिफिकली 3 चीज़ें बताई गई है कि जो स्टेट है वो 3 तरीके से इंडिया के टेरिटरी के अंदर आप कह सकते हो बना सकते हो. या एक तो नई स्टेट हो सकती है कोई, या आप कोई नई स्टेट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, ठीक है, बट वो इंडिया की टेरिटरी से बाहर थी तो होता है. ठीक है, या फिर जो अभी इंडिया की टेरिटरीज के अंदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनमें से किसी स्टेट की जो बाउंड्री है उसको रीएडजस्ट करना है तो आर्टिकल 3 कम्स इनटू पिक्चर, है ना. तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि एडमिशन, एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास जो स्टेट्स है वो बनाई जा सकती है. एडमिशन के पर्पज से अगर हम देखें, जैसे कि स्टेट ऑफ JNK के टाइम पे हुआ था कि हरी सिंह जब थे पाकिस्तान के आर्मी ने अटैक कर दिया, है ना. तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो हम पढ़ते हैं हमारी NCERT के अंदर भी हम पढ़ते हैं, तो उसके तौर पे अगर हम देखें तो इंडिया को सीड कर दिया गया JNK को. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट इंडिया का पार्ट बन गया JNK. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट सेकंड उन्होंने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें बताई कि फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू स्टेट जो टेरिटरी है वो एक्वायर की जानी चाहिए एज पर द डेफिनेशन ऑफ एक्विजिशन इन इंटरनेशनल लॉ. कि एक्वायर करनी है कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट इंटरनेशनल लॉ के द्वारा हमारे पास जो एक्विजिशन की विद रिस्पेक्ट टू अ न्यू टेरिटरी अगर कोई डेफिनेशन दी गई है उसको फुलफिल करते हुए आप नई जो टेरिटरी है उसे एक्वायर भी कर सकते हैं. तो ऐसे ही गोवा एंड सिक्किम का केस इंडिया में हुआ. तीसरी है अब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है अगर उनको रीएडजस्ट करना है तो ऐसे ही यही पर्पस रहा कि 14 स्टेट्स से करंटली 29 स्टेट्स जो है बिफोर द एनैक्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आर्टिकल 3 को यूज करते हुए हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद इन द यू कैन से द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ स्टेट्स, है ना. तो विद रिस्पेक्ट टू दैट उन्होंने यही बोला. एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है कि फेडरलिज्म के चक्कर में अगर हम बात करें यहाँ पे फेडरलिज्म क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच में हमारे पास जो पावर है वो डिवाइडेड है. बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हम जनरली यूनियन ऑफ इंडिया लिखते हैं जो अपने आप में यहाँ पर एक चीज़ को यहाँ पर दर्शाता है कि फेडरलिज्म तो ज़रूर एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर, बट सिंस इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, है ना. बट दिस डज नॉट मीन कि JNK के पास यहाँ पे स्टेटहुड का राइट नहीं है. एंड कोई भी स्टेट के अंदर कोई रीएडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको UT बनाना भी सबसे पहले ज़रूरी नहीं होता है ना. कहना अगर बना भी दिया है तो वापस से जल्दी स्टेटहुड जो है रिस्टोर कर देनी चाहिए. एंड सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अब आप कैसे तो कमांड तो नहीं कर सकते हैं ना, तो टाइम एंड अगेन ये चीज़ बोला है कि स्टेटहुड को वापस से रिस्टोर कर दिया जाए. एंड कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रीजन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है करंटली कि जो JNK की स्टेटहुड है वापस से रीइंस्टेट नहीं की जा रही, है ना. तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है न्यूज़ के अंदर, नथिंग एक्स्ट्रा, राइट. तो सवाल देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स स्टेट एंड देयर क्रिएशन. एडमिशन के लिए अगर हम देखें JNK एग्जाम्पल है क्या, या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो महाराष्ट्र एंड फॉर्मेशन गोवा. हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड. तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर A. ठीक है, सिर्फ एक करेक्टली मैच है, दैट इज एडमिशन की जब हम बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करते हैं तो JNK जो उसी तरीके से इंडिया के अंदर सीड किया गया था. एंड इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, इस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे गोवा जो है
इंटरनेशनल लॉ में हमने जो हमें एक्सेशन की बात की जाती है, एनेक्सेशन की बात की जा रही है, एग्जैक्टली बताया जा रहा है आपको, तो उसी के अकॉर्डिंगली गोवा एंड सिक्किम को हमने जो है इंडिया का पार्ट बनाया। देन फॉर्मेशन की बात करें तो महाराष्ट्र, ठीक है। सो हाउ मेनी पेयर्स में सिर्फ हमारा एक पेयर जो करेक्टली मैच है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है। देन व्हाई आर ऑर्काज ऑफरिंग फ्रेश प्रे टू ह्यूमंस, तो ये एक तरह से ना केस स्टडी है, ठीक है। केस स्टडी या रिसर्च बेसिस पे अगर हम बात करें तो उसके अंदर ऑर्काज क्या है हमारे पास, एक तरह से डॉल्फिन्स हैं, ठीक है, डॉल्फिन्स हैं, या जनरली अगर आप कहें स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन्स, जिसको हम किलर वेल्स भी बोलते हैं, एंड शेयरिंग फ्रेशली किल्ड ह्यूमंस प्रे विद ह्यूमंस, ठीक है। तो एक तरह से इनका एक केस स्टडी के बेसिस पर उन्होंने देखा कि मल्टीपल टाइम्स में जो ऑर्काज है दे आर कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ह्यूमंस, बट अगर उन्होंने कोई प्रे यहाँ पर पकड़ी है तो वो खुद से ही इनिशिएट करके वो प्रेज जो है वो वापस क्या ह्यूमंस को ही देती जा रही है, एंड प्रेज जो है वो डिफरेंट तरह की है। बट अगर हम ऑर्काज की नेचुरल यहाँ पर इंस्टिंक्ट्स की बात करें या नेचुरल आप कह सकते हो ट्रेड्स की बात करें, तो वो ज़्यादातर ह्यूमंस के यहाँ पर नहीं आना चाहती क्लोज, दे कीप अ सेफर डिस्टेंस, ठीक है, वो दूर रहती हैं। तो किलर वेल्स अगर नाम दिया तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से यहाँ पर हो पाता था, बट अभी के टाइम पे ये चीज़ देखी जा रही है कि उनकी इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा सा ओपननेस यहाँ पर नजर आ रहा है, एंड दे आर ऑफरिंग प्रेज टू ह्यूमंस, राइट, कि जितनी भी उन्होंने स्टडीज़ को यहाँ पर कंडक्ट कराया, तो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल इंस्टिंक्ट। सो इसी के केस में अब ऑर्काज जो है, मे बी द साइंटिस्ट आर जस्ट कंडक्टिंग रिसर्चेज अगेन एंड अगेन, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। सो मे बी द रीजन एज ऑफ नाउ उन्होंने यही चीज बोली है कि ऑर्काज जो है मे बी अडेप्ट कर रही हैं अपने बिहेवियर को, ताकि वो मोर फ्रेंडली हो सकें, या हॉस्टाइल भी मे बी हो सकते हैं, कि क्योंकि कई एक स्कूल ऑफ थॉट बोल रहा है कि दे आर बिकमिंग ओपन, ठीक है, कि मोर फ्रेंडली हो रही है। कोई बोल रहा है कि मे बी देर असेसिंग कि ह्यूमन जो है वो किस तरह के हैं, है ना। सो अब दोनों तरफ ये कहीं पे भी जा सकती है रिसर्च, ठीक है, एंड मोर फ्रेंडली या मोर हॉस्टाइल डिपेंडिंग अपॉन द फीमेल लीडिंग द ग्रुप, क्योंकि सिंस अभी क्या है, अब ये फीमेल्स हैं, ठीक है, मेजरली जो ऑर्काज हैं उनमें जो फीमेल्स हैं वो ग्रुप को लीड करती हैं, एंड दे हंट इन ग्रुप्स एज वेल। सो अब उसी तरीके से अब जो फीमेल का अब जो भी एनालिसिस होगा उसी के बेसिस पे मे बी दे विल बी मोर फ्रेंडली, और मे बी दे विल बी टारगेटिंग द ह्यूमंस, और किलर वेल्स का तो नाम इनको ऑलरेडी दिया गया है। सो ये रिसर्च जो आगे जैसे आता रहेगा हमें उसके ऊपर देखना पड़ेगा, बट हम ऑर्काज के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं। पहली स्टेटमेंट आपको कह रही है कि ऑर्का हॉटस्पॉट्स इंक्लूड एंटार्क्टिका एंड द वाटर्स ऑफ नॉर्वे। Second, Strait of Gibraltar orcas have been proposed for the threatened categories like critically endangered. Which of the statements above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जब हम ऑर्काज की बात कर रहे हैं तो हम IUCN स्टेटस की जब जनरली स्पेसिफिक बात करते होते हैं तो यहाँ पर ना डेटा डेफिसिट चीज़ बोला जाता है, डेटा डेफिशिएंट वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्काज के ऊपर अभी या उनकी पॉपुलेशन के ऊपर इतना रिसर्च नहीं हुआ है, ठीक है, सिंस मैंने कहा कि ह्यूमन की इंटरेक्शंस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं वो। सो अब अगर उनकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ऑल टुगेदर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ओशन वाले लाइक सिचुएशन में, डीप ओशंस में दे ऑलवेज थ्राइव। बट ज़्यादातर अगर देखने वाली बात आती है तो वहाँ कहाँ पे आती है, हमारे पास हाई प्रेशर एरियाज़ के अंदर वो ज़्यादातर पाई जाती हैं। हाई प्रेशर एरियाज़ मतलब जो जितने भी कोल्डर एरियाज़ हैं, तभी ये नॉर्वे वाली जो स्टेटमेंट है या एंटार्क्टिका वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती या इंडिया के आसपास नहीं देखी गई हैं, साइट ज़रूर किया गया है उनको, बट मेजरली अगर हम हॉटस्पॉट्स की बात करें तो वो ठंडे या हाई जो आप कह सकते हो कि प्रेशर वाले एरियाज़ में यानी कि कोल्डर एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अभी हमारे पास डेटा सिंस पॉपुलेशन का इतना अवेलेबल नहीं है, बट कुछ ऐसी जगह है जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में जो ऑर्काज पाई जाती है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अब या उनकी जो साइट सीइंग है वो कम हो रही है। इस वजह से दे आर द पीपल आर ट्राइंग टू से कि इनको अब आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड यहाँ पर बोल दिया जाए। बट अभी IUCN स्टेटस में हम देखें तो हमारे पास डेटा डेफिशिएंट ही वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। देन डाटा शोज सी इज राइजिंग फास्टर अराउंड मालदीव्स लक्षद्वीप दैन बिलीव्ड। सो अब यहाँ पर 2-3 पॉइंटर्स आपको बताए गए हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि अब जो सी वाटर लेवल है उसके अंदर ना राइज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये चीज़ नोटिस की गई थी कि 1990s के आसपास शुरू हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बोली गई कि इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो ये 1990s से नहीं 1950s के आसपास से जो सी वाटर लेवल है वो बढ़ना शुरू हो गया। एंड कंपैरेटिवली बाकी सारी जगहों से जो हमारे पास इंडियन ओशन रीजन है स्पेसिफिकली वहाँ पे जो सी लेवल है वो ज़्यादा राइज हो रहा है एज कम्पेयर टू बाकी सारे रीजन्स के अंदर। एंड ये सब कुछ मेजर करने का ना एक बेसिक सा तरीका हमारे पास क्या उन्होंने ढूंढा, दैट इज अब हमारे पास माइक्रो अटॉल करके एक वर्ड आता है। माइक्रो अटॉल जो वर्ड आ रहा है
ठीक है, वो आ रहा है एटॉल वर्ड से। आपने एटॉल वर्ड ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, जो एक तरह से आप कह सकते हो कि छोटा सा या माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल छोटा सा माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड सिमिलरली इन दिस केस अगर हम देखें तो माइक्रो अटॉल ऑल टुगेदर वर्ड जो है एक तरह के कोरल्स के लिए रेफर करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब इनकी स्पेशलिटी यहाँ पर कोरल्स की क्या होती है कि सपोज जैसे आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी कि आसपास अगर आप बाउंड्री पे देखें ना तो जनरली ये सर्कुलर शेप में होते हैं। ठीक है, बाउंड्रीज पे अगर आप देखेंगे तो पेरीमीटर वाले रीजन पे दे विल बी अलाइव, ठीक है, दे विल बी लिविंग, बट अगर आप सेंट्रल रीजन पे देखेंगे तो दे विल बी डेड। ठीक है, सो अब इनसे क्या होता है, इनकी एक स्पेशलिटी यही होती है कि जो बिल्कुल बेस लेवल है ना हमारे पास सी वाटर का, उसके आसपास ही जब बनाते हैं ऐसे हमारे पास डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, तो अब आप एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे पास जो सी बेड है वो कितने एरिया पे है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक स्पेशलिटी इनके अंदर यही है या एक कैरेक्टरिस्टिक आप लगा लीजिए कि इनकी हाइट सिर्फ उतनी ही बढ़ती है जहाँ तक वाटर लेवल जो है वो होता है, एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये साइडवेज ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तभी एक सर्कुलर कॉलोनी को यहाँ पर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर इनकी हाइट की जो है वो वहीं पे रुक जाती है, फिर ये साइडवेज ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। सो इसी को यूज करते हुए एक स्पेसिफिक टेक्निक जो कि ऑलरेडी डेड पॉलिप्स है यहाँ पर हमारे पास, या आप कह सकते हो डेड एटॉल्स हैं या माइक्रो एटॉल्स जो डेड हैं, उनकी अब जैसे हम कार्बन डेटिंग करते थे, कार्बन डेटिंग किस लिए कि एज पता की जा सके, है ना, ममीज की हो गई या कोई भी ऐसे पुराने फॉसिल्स हो गए, उनके केस में कार्बन डेटिंग होती है। या ट्रीज के केस में हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा कि कोई ट्री कटता है तो उसके अंदर जितने भी रिंग्स होते हैं उसको काउंट किया जाता है उसकी एज को यहाँ पर देखने के लिए। तो सिमिलर प्रोसेस को यहाँ पर यूज किया गया। एक तो यूज किया गया यूरेनियम थोरियम डेटिंग बोला जाता है, उनसे उनकी एज पता की गई। एंड सेकेंडली यहाँ पर चीज क्या पता की गई कि रिंग्स जो है यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, माइक्रो अटॉल्स के केसेस में। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज कि अब उनकी एज को यहाँ पर पता लगाया गया। ठीक है, सो अब धीरे धीरे ये चीज़ों को भी देखा गया कि जो वाटर लेवल है वो इंडियन ओशन रीजन में ज़्यादातर बढ़ रहा है, हाई स्पीड से बढ़ रहा है, 1950s से बढ़ रहा है। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डेटा को डिराइव किया गया है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताएगी कि डेटा ने ये चीज़ बताई कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि हाई टाइड या लो टाइड का इम्पैक्ट है, वाटर लेवल का जो राइज का इम्पैक्ट है वो मून से भी या मून की साइकिल से भी डिराइव होता है। तो उसी की वजह से उन्होंने बोला कि एक 18.6 ईयर की लूनर नोडल साइकिल होती है जहाँ पर लॉन्ग टर्म ऑसिलेशंस इन द मून्स ऑर्बिट अफेक्ट्स द साइज एंड टाइड्स ऑन सी लेवल्स ऑफ द ऑन द अर्थ बेसिकली, है ना। तो हमारे पास लूनर साइकिल या ऑसिलेशंस होती हैं। ऑसिलेशन क्या होती है, ऐसे ऐसे घूमना, ठीक है, कि लूनर साइकिल में जो ऑसिलेशन हो रही है, लेवल हो रही है मून के अंदर ही, तो स्पेसिफिकली उसका इम्पैक्ट जो है, क्योंकि मास है, दो बॉडीज हैं, उनका इम्पैक्ट जो है अर्थ के ऊपर या अर्थ की टाइड्स की फॉर्मेशन के ऊपर या सी लेवल के राइजिंग एंड लोज के ऊपर भी इम्पैक्ट कर रहा है। बाकी आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेजरली आपको यहाँ पर ये पॉइंटर्स कवर किए गए हैं। तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हमें यहाँ पर माइक्रो एटॉल के बारे में पता होना चाहिए था, जो मैंने आपको बता दिया है। कोरल माइक्रो एटॉल जो है डिस्क शेप कॉलोनीज होती हैं जो साइडवेज ग्रो करती हैं, अपवर्ड ग्रोथ जब उनकी रुक जाती है, यहाँ पर ये बताया गया है। एंड हैज बिकम कंस्ट्रेन्ड बाय द हाइट ऑफ द लोएस्ट टाइड। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन द अपर सर्फेस ऑफ अ माइक्रो एटॉल closely reflects the lowest water level in the sea over time. These corals can survive for decades or even centuries, growing slowly in response to changing sea levels. ठीक है, मेजरली आपको ये चीजें बताई गई। सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, अ माइक्रो अटॉल इज अ सर्कुलर कॉलोनी ऑफ कोरल। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको पता है। सेकेंड, माइक्रो अटॉल्स मेजरली कंसिस्ट ऑफ पोर्टीज which are dead। ठीक है, पोराइट्स बोल सकते हो which are dead। Which of the statements above is or are correct? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टेटमेंट्स फर्स्ट ही करेक्ट है क्योंकि सर्कुलर कॉलोनी है। ठीक है, बट अगर हम माइक्रो अटॉल्स की बात करें तो वो पोराइट्स से ही कंसिस्ट होते हैं। पोराइट्स क्या होते हैं, ऐसे टेंटिकल्स वाले आप हल्के हल्के कह सकते हो जो कोरल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इसको अब एक अगेन सर्कुलर शेप भी देना शुरू कर देते हैं कॉलोनीज को ऑल टुगेदर। एंड पोराइट्स जो है दे आर नॉट डेड, दे आर लिविंग। ये डेड वाली स्टेटमेंट की वजह से आफ्टर दिस पार्ट ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बट अगर यहाँ तक स्टेटमेंट होती है पोराइट्स तक तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती। ठीक है, तो पोराइट्स की मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। दीज आर पोराइट्स। ठीक है, तो ये टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास जो अब सर्कुलर शेप ऑल टुगेदर देता है, जो कि अब अगेन पेरीमीटर पे तभी लिविंग है। एंड बीच में सेंट्रल पोर्शन की बात करें तो हमारे पास डेड होता है ये पोर्शन। ठीक है, तो पोराइट्स हमारे पास अब एग्जिस्ट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, विद अ पोराइट्स
with a flat dead upper surface and a living vertical outer ring. ठीक है. Then next, Indian Army Test Combat Readiness in अरुणाचल प्रदेश. तो अब इसके नाम क्या है, एक्सरसाइज कंडक्ट कराई इंडियन आर्मी ने, दैट इज एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0. ठीक है. कौन से रीजन में, कैमेंग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ हिमालयस की बात करता है. इसके अलावा और यहाँ पर कुछ भी नहीं है. आपको यहाँ पे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एंड वैलिडेशन ऑफ कॉम्बैट इफेक्टिवनेस इन द हार्श टेरेन्स बताया गया है. एक आशनी पूल्स जो हैं, प्लाटून्स जो हैं, जिनको अभी नया बनाया गया है, नए प्लाटून्स को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है. इसके डिटेल्स अभी अवेटेड है. आशनी प्लाटून्स के ऊपर में भी हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आए तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँगी. तो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए, या आप कह सकते हो हार्श टेरेन्स के लिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर एक्सट्रीम हिमालयन कंडीशन के अंदर एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 ऑर्गेनाइज कराई गई, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी. ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा. सवाल देखते हैं. अब हमने एक्सरसाइजेज जो है ना ऑलरेडी बहुत सारी कवर कर ली हैं, तो बेसिक्स चलते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ. कंसिडर द फॉलोइंग. अरुणाचल प्रदेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर अमंग, डज नॉट वर्ड आ रहा है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. A 1 and 2, देन B is 2 and 3, C is 3 and 4, D is 1 and 4. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर एंड मेघालय. जनरली अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो नागालैंड एंड असम के साथ ही अपना मेजरली बॉर्डर शेयर करता है, अलॉन्ग विद दैट ऑफ 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज. ठीक है, वन इज भूटान एंड द नेक्स्ट वन इज चाइना. ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का मैप आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, असम के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, एंड देन नागालैंड के साथ. बट हमारे पास मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर की जब हम बात कर रहे हैं उसके साथ यहाँ पे बॉर्डर्स शेयर नहीं कर रहा है. थर्ड इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर म्यांमार, दैट इज बर्मा के साथ बॉर्डर भी लगता है. ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है. देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइकली टू डिलीवर 2 तेजस मार्क 1A जेट्स नेक्स्ट मंथ. ठीक है, तो अभी सरकार ने ये चीज़ बोला कि हम आपको 67,000 करोड़ का नया प्रोजेक्ट जरूर दे रहे हैं, बट अब पिछला प्रोजेक्ट जो 48,000 करोड़ का था उसको कंप्लीट कीजिए, एंड बाय द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इट इज़ अवेटेड या एक्सपेक्टेड कि जो 2 तेजस मार्क 1A जेट्स हैं वो हमें डिलीवर हो जाएंगे, एंड प्रोबेबली कमीशन भी कर दिया जाएगा इन्हें. तो सवाल देखते हैं. द मैक्सिमम स्पीड ऑफ तेजस मार्क 1A इज 5 Mach. The open architecture based mission computer provides interoperability, scalability and profitability to Tejas Mark 1A. Which of the statements above is or are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ओनली करेक्ट. ठीक है, जब हम हाईएस्ट स्पीड की बात कर रहे हैं तो दैट इज 1.6 Mach, यानी कि अब 1.6 विच इज एक्सटेंडेड, जो कि अब हाईएस्ट स्पीड यहाँ पे 1.8 Mach तक हो सकती है या मैक तक हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्पीड इसकी नहीं है. देन हमारे पास लेंथ आपको दी गई है, सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस आपको दी गई हैं. 1.6 Mach की स्पीड दी गई है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.8 तक जा सकती है. एंड यहाँ पर हमने ओपन आर्किटेक्चर बेस्ड मिशन कंप्यूटर की बात की है, जो कि इंटरऑपरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी की बात करता है. जस्ट गो थ्रू दिस टेबल वंस, एक बार इसको पढ़ लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, एक बार जस्ट लाइट रीडिंग देने की जरूरत है, कुछ इतना डिटेल में यहाँ पर रटने की इसको जरूरत नहीं है. Then mini cloudbursts are on the rise, says IMD chief. So यहाँ पर ना क्या बोला गया है कि क्लाउड बर्स्ट तो हो ही रहे हैं, बट क्लाउड बर्स्ट से ज़्यादा इस सीजन में ये चीज़ को नोट किया गया है कि मिनी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं. ठीक है, जो कि एक अभी नॉर्मल से ऊपर वाली कंडीशन में हो गया है, यानी कि 10 सेंटीमीटर ऑफ रेन इन एन आवर और मोर ओवर 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जो है वो नहीं हो रहा है. ठीक है, बल्कि हम देख रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन एन आवर ओवर 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादातर इंडिया में देखा जा रहा है, जिस वजह से डाउनपोर कम, रीजन ज़्यादा कवर हो रही है, रेनफॉल रिलेटिवली कम हो रही है, क्लाउड बर्स्ट नहीं बट एटलीस्ट मिनी क्लाउड बर्स्ट जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है. प्लस जो अभी बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर इंटरैक्ट कर रही है नॉर्दर्न रीजन के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर मेजरली. प्लस अभी मानसून वाला रीजन जो है, या आप कह सकते हो मानसून जो है वो ऑन गोइंग थे, प्लस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का साथ में आना एक तरह से फ्रंटल
रेनफॉल को यहाँ पर ज़्यादातर दिखा रहा है, जिस वजह से फर्दर हमारे पास क्या चांसेस हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एंड उन्होंने बोला कि सितंबर का मंथ जो है मेजरली अभी भी ऐसे ही रहने वाला है कि अब जो बारिश है वो बढ़ेगी ही, और इसी तरीके से जैसे चल रही है वो सितंबर के मंथ में चलती रहेगी। एंड स्पेसिफिकली बारिश जो है मेजरली सभी रीजन्स के अंदर बढ़ी है, बट स्पेसिफिक जो रीजन या रीजन है हमारे पास वो है दैट इज़ मौसनराम या चेरापूंजी वाली जो रीजन होती है, वहाँ पर जो रेनफॉल है वो थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट मंथ रेनफॉल जो है ऐसे ही होती रहेगी। ठीक है, 17% लेस देन नॉर्मल कौन से रीजन में, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर देखी गई। बाकी सब तरफ जो है वो बारिश है वो 2001 के लेवल के साथ अगर हम देखें तो बढ़ती ही जा रही है। तो अब आपको सवाल क्या दिया जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ओरोग्राफिक रेनफॉल वेस्टर्न घाट्स, फ्रंटल रेनफॉल Amazon rainforest, convectional rainfall western disturbance in winters. How many pairs are correct या correctly matched? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। ठीक है, जब हम ओरोग्राफिक रेनफॉल की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में ज़्यादातर देखी जाती है। ओरोग्राफिक जनरली रिलीफ रेनफॉल इसको बोला जाता है। ठीक है, तो रिलीफ रेनफॉल के लिए रिलीफ फीचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो रिलीफ फीचर में जनरली हम यहाँ पे माउंटेन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स में जब हम रेनफॉल देखते हैं मॉनसून्स के टाइम पे वो ओरोग्राफिक रेनफॉल ही होती है। फ्रंटल रेनफॉल की जब हम बात कर रहे हैं दैट इज कि जब फ्रंट क्या होता है कि जब या तो एक कोल्ड या हॉट फ्रंट मिल गया। अब इंडिया के केस में अभी वाले कंडीशन में अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गया, मानसून की जो विंड्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं किसके साथ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ। तो ये वाली हमारे पास फ्रंटल रेनफॉल हो गई जब दो फ्रंट्स आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल हमारे पास अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आती है। प्रोसेस सभी का वही है कि प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन के बाद हमारे पास इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है। बट किस रीजन में किस तरीके से हो रही है, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास कन्वेक्शनल रेनफॉल अमेजोन रेन फॉरेस्ट में डेली का ही एक मामला है ना। क्यों, क्योंकि अमेजोन रेन फॉरेस्ट हमारे पास एवरग्रीन वाले रीजन में आ रहा है, या आप कह सकते हो कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रेट ज़्यादा होता है, तो डेली वहाँ पे बारिश होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कन्वेक्शनल रेनफॉल की तरफ पहुँच गई। ठीक है, फ्रंटल रेनफॉल में जब हमारे पास दो तरह के फ्रंट्स आपस में मिल रहे हैं, दो तरह की विंड्स जब आपस में कन्वर्ज हो रही हैं तो वो फ्रंटल रेनफॉल होगी। ओरोग्राफिक जिसको हम रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं, वहाँ पे हमारे पास जनरली माउंटेन एज अ रिलीफ फीचर जरूर एग्जिस्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बनेगा। देन गवर्नमेंट टू ऑफर इमीडिएट लिक्विडिटी कंप्लायंस रिलीफ्स टू एक्सपोर्टर्स हिट बाय टैरिफ। सो बेसिकली ये ना आपके लिए अब न्यूज़ जस्ट फॉर लाइट रीडिंग दी गई है कि अभी टैरिफ जो है कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको बता दूं तो 50% टैरिफ जो है वो शुरू हो गया यूएसए के साथ। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है मेजरली जो हमारे पास सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं, टेक्सटाइल्स वाला रीजन हो गया, हमारे पास डायमंड्स इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, तो इन लोगों के लिए या जो इनके अब आप कह सकते हो एक्सपोर्टर्स थे टुवर्ड्स यूएसए, अब उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करने की बात कर रही है। तो तीन चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं मेजरली। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म आपको यहाँ पर बताया गया है कि सरकार चाहती है कि जितना पैसा आपकी तरफ या आपके लिए रिलीज़ किया जा सके तो ऑल टुगेदर वो किया जाएगा। एंड थोड़े से लॉन्गर टर्म की अगर हम बात करें तो जो एक्सपोर्टर है उनको बोला जाएगा कि आप ऑल्टरनेटिव्स को यहाँ पर ढूंढना शुरू कीजिए। ठीक है, कि ऑल टुगेदर अगर जो यूएसए तक अगर आप एक कंट्री तक सपोज कीजिए आप अपना 80% माल पहुँचाते थे, 80% आप अपना एक्सपोर्ट करते थे, तो अब एक कंट्री नहीं बल्कि आप ऐसी 10 कंट्रीज ढूंढो जहां पे आप 8% में भी संभाल सको या सामान बेच सको, है ना। तो इस तरीके की आप मार्केट प्लेस को यहाँ पर डेवलप कीजिए कि किसी एक कंट्री के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगेन लॉन्ग टर्म है, थोड़ा टाइम लगेगा। देन इंडियंस मस्ट फॉलो वोकल फॉर लोकल मंत्र। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मन की बात का जो सेशन था उसके अंदर मल्टीपल चीज़ों को मेंशन किया गया एंड यहाँ पर वोकल फॉर लोकल स्वदेशी की बात की गई है ऑल टुगेदर। तो उसके ऊपर यहाँ पर आपको बताया जाएगा। एंड स्पेसिफिकली जेएनके के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि खेलो इंडिया जो हमने पहले भी डिस्कस की थी न्यूज़, वो ऑर्गेनाइज कराई गई एंड सबसे पहले डे एंड नाइट मैच यहाँ पर कराया गया पुलवामा के अंदर, है ना, या पहलगाम के अंदर, आई एम सॉरी, तो आई एम नॉट श्योर कौन सी जगह यहाँ पर बताई गई है आपको, शायद फर्स्ट डे एंड नाइट मैच पुलवामा के अंदर। ठीक है, एंड अ वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंड श्रीनगर। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ी सी बताई गई हैं, इसको पढ़ लेना एक बार, कुछ ज़्यादा इतना पढ़ने की जरूरत वैसे नहीं है, लाइट रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया चाइना कमिट टू फेयर बॉर्डर्स रेजोल्यूशन, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इंडिया एंड चाइना ऑल टुगेदर अब यहाँ पर क्या चाहते हैं कि जो बॉर्डरिंग नेशंस जो हैं या बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, ऑल टुगेदर ये एक सोल रीजन नहीं होना चाहिए दो नेशंस की एनिमिटी के पीछे। आखिरकार आपस में जो दो नेशंस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे बॉर्डरिंग नेशंस ही हैं, वो एक तरह से डिफरेंट एंटिटीज की तरह काम कर रहे हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो होते रहेंगे बट
बट अगेन बिजनेस एंटरप्राइज की तरह दोनों अलग से काम कर रहे हैं, तो दे आर टॉकिंग बिजनेस, ठीक है। तो इंडिया एंड चाइना आर इन बिजनेस नाउ। तो अब आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, लाइट रीडिंग के लिए एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना, ठीक है। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, तो आपको लिंक जो है, डिटेल्स जो है अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, कोई भी बैच को लेकर इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर है 1800-890-3043, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पे, तो कमेंट बॉक्स तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।